नमस्कार बच्चों, आज हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एमए फाइनल का जो आपका पेपर है उसी का ही नेक्स्ट टॉपिक मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, मूल अधिकार कोई आप लोगों के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है समझने की दृष्टि से। आप पहले भी इसका अध्ययन अलग अलग अपनी क्लासेस में अलग अलग अपने पेपर्स के अंतर्गत कर चुके हैं। आज हम मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों की समस्या सदैव से ही बहुत अधिक जटिल रही है और यदि ये कहिए कि वर्तमान समय की प्रजातंत्रीय व्यवस्था में तो इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। देखिए, एक ओर शांति तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगा देना आवश्यक है बच्चों, जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उसके अधिकार जो हैं उनके विरुद्ध कार्य न कर सके। तो मूल अधिकार जो हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के श्रेष्ठ उपाय हैं। अब हम लेंगे कि मूल अधिकारों का महत्व क्या है। देखिए बच्चों, मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। आप जानते हैं इस बात को। वे उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। यानी प्रजातंत्र के लिए हम जानते हैं कि अनिवार्य है कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाए। तो आधारभूत जो स्वतंत्रताएं हैं और उनकी स्थितियां हैं, उनकी व्यवस्था की जाना तथा जिनके बिना उचित रूप से नागरिक जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करने का पूरा हक है प्रजातंत्र के अंतर्गत। तो इसीलिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न करना कि व्यक्ति अपने पूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसके लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता है। मूल अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए नितांत आवश्यक हैं। मूल अधिकार शासकीय और बहुमत वर्ग के अत्याचार से व्यक्ति की, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुमत के अत्याचारी शासन की आशंका का ही अंत कर देते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। तो यानी इस तरह से बच्चों, मूल अधिकारों का विशेष महत्व है। नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं वो मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों ही हैं। आज के युग का कोई राजनीतिक दार्शनिक इनकी उपेक्षा कर ही नहीं सकता। बच्चों, मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को बहुत प्रत्यक्ष रूप से देखा था, उसको सहा था। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा ये सोचा गया कि ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी जानी चाहिए जिससे कि अब शासन जनता पर इस प्रकार से अत्याचार न कर सके, वही स्थितियां यानी दोबारा से उत्पन्न न हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकार संविधान के हिस्से बनाए गए। भारत में चूँकि प्रजातंत्र नया नया स्थापित किया जा रहा था और इस कारण भी नागरिकों के अधिकारों को विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ना उचित नहीं समझा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने तो बहुत स्पष्ट रूप में संविधान सभा में कह दिया था कि भारत में इन अधिकारों को विधानमंडलों या सरकार की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अभी पूर्ण रूप से पनप ही नहीं पाया है। इसलिए इन अधिकारों को संविधान में रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। अब हम लेंगे कि मूल अधिकारों का अर्थ क्या है, क्या होते हैं ये मूल अधिकार। देखिए, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। मूल अधिकार कहलाते हैं।
व्यक्तियों के इन अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए भी कहा जाता है कि देखिए, व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार आवश्यक हैं। इसके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास ही रुक जाएगा और हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के ये प्रदान किए जाते हैं। बच्चों, संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है और साधारणतः संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें और किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। ये इसकी विशेषता है। मूल अधिकार न्याय योग्य के होते हैं, अर्थात न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। तो इस तरह से मूल अधिकारों का अर्थ और मूल अधिकार, इनको मूल क्यों कहा गया, संविधान के इनको हिस्से क्यों बनाया गया, क्या आवश्यकता थी, इसके ऊपर बच्चों अभी हमने प्रकाश डाला था। अब हम लेंगे कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी क्या स्थिति है, कितने मूल अधिकार हैं और उनकी क्या स्थिति है। फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे नागरिकों को, लेकिन 44वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ 1979 में, उसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त कर दिया और अब संपत्ति का जो अधिकार है बच्चों, वो केवल एक कानूनी अधिकार है। तो यानी मूल अधिकार स्पष्ट रूप से इस समय 6 हैं। पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो संविधान समानता के अधिकार को बतलाता है। समानता का अधिकार तो प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है। कानून के समक्ष समानता यानी आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी सभी लोग बराबर हैं, देश का हर नागरिक समान कानून के समान है। इस कानून के समक्ष पूरी तरह से समानता का व्यवहार उसके सामने किया जाएगा। समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। कानून का समान संरक्षण, कुल मिलाकर के हम इसको कह सकते हैं। इसका तात्पर्य है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण भी ले सकता है। देखिए, इसके अलावा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया आर्टिकल 15 हमारा संविधान का बतलाता है। यानी राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कानून के द्वारा ये बतलाया गया कि सभी नागरिकों को, चाहे दुकान है, होटल हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, स्नान गृह, सड़क, सभी के संबंध में उनके उपयोग और उनके किसी भी तरह से उनके संबंध में भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। आर्टिकल जो 16 है वो ये बतलाता है कि सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार से उसकी जाति, लिंग, धर्म, मूल निवास, वंश या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, राज्यों को अधिकार है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित कर दे और संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिकार दे भी सकती है कि उस पद के उम्मीदवार के लिए राज्य के निवासी होना उसको आवश्यक ठहरा दे। ये उसका कानून के द्वारा इस प्रकार की सुविधाएं दे सकती है। और या फिर इसी प्रकार से जैसे सेवाओं में पिछड़े हुए वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएं, इस प्रकार से संसद जो है वो कानून बना करके राज्यों को अधिकार भी दे सकती है। अस्पृश्यता का निषेध किया गया है आर्टिकल 17 में, यानी अस्पृश्यता का अंत किया जाना और किसी भी रूप में आचरण में उसको लाया जाना निषिद्ध कहा गया है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसी तरह से
उपाधियों के बारे में इस आर्टिकल में बतलाया गया है कि ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति आदि के आधार पर जो उपाधियाँ प्रदान की गई थी, उससे सामाजिक जीवन में भेदभाव उत्पन्न हुआ था। अतः उन उपाधियों के संबंध में भी नवीन संविधान में उनको निषेध किया गया। तो इस तरह से समानता का जो अधिकार है वो हमारे आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक पूरी तरह से इसमें इस समानता की व्यवस्था की गई है। बच्चों, नेक्स्ट जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक का। देखिए, इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत के यानी सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने तथा अपने अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस का भी विचारों के प्रचार का एक साधन माना गया है, यानी इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो इस तरह से विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो भी हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में रख दी गई है। देखिए बच्चों, ऐसा नहीं है कि इन अधिकारों के ऊपर निरंकुश किसी प्रकार का प्रतिबंध सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता, ऐसा हम नहीं कह सकते। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी सीमित किया गया है समय समय पर। राज्य जिन अधिकारों पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है वो कुछ कंडीशंस हैं। वो इस प्रकार से हैं, जैसे राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय अपमान, मानहानि या अपराध के लिए यदि कोई उत्तेजित करता है तो फिर इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इस स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की भी स्वतंत्रता है। व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्ण और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है तथा उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। लेकिन बच्चों, यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको सीमित किया जा सकता है। ये आपको विशेष रूप से इस बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन ये भी प्रतिबंधित है। साधारण हित में या राज्य के साधारण हित में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है। लेकिन बच्चों, फिर आपसे मैं कहूँगी कि इस अधिकार के ऊपर भी सामान्य जनता का हित ध्यान में रखते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे आपको अभी भी मालूम है कि अभी कोविड का जो समय चल रहा है उसमें जब सरकार सामान्य जनता के लिए लॉकडाउन की व्यवस्था करती है तो हमें सभी को अनुशासित तरीके से उसका पालन करना होता है और हमें करना चाहिए। तो ये सब प्रतिबंध हैं जिसको कि ये हमारे मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं है। ये प्रतिबंध हमारे स्वयं के सामान्य जन के हित के लिए लगाए जाते हैं, इसलिए हमें उनको स्वीकार करना आवश्यक है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता, भारत के सभी नागरिकों को यानी अपनी इच्छा के अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर बसने की स्वतंत्रता है। तो यानी लेकिन फिर भी सामान्य हित में, जनता के सामान्य हित में इस पर भी उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कारोबार की स्वतंत्रता, भारत के सभी नागरिकों को अपनी आजीविका कमाने, व्यवसाय करने, किसी भी व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता है। लेकिन फिर बच्चों, मैं ये कहूँगी कि कुछ कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो कि सामान्य जनता के हित के लिए नहीं माने जाते, तो सरकार उनको प्रतिबंधित भी करती है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, पूर्ण या आंशिक रूप से भी। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन संविधान द्वारा प्रदान की गई जो स्वतंत्रताएं हैं वो असीमित नहीं हैं। इनमें प्रतिबंध लगाया जाता है और जा सकता है और हमें उसका पालन करना होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल जो 21 है उसमें ये बतलाया गया है। 44वां संवैधानिक संशोधन जो 1979 में हुआ था बच्चों, उसमें बतलाया गया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको महत्व प्रदान किया गया इसके अंतर्गत। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट हम लोग लेंगे आपका जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान का आर्टिकल 23 और 24 नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। अर्थात आर्टिकल 23 के द्वारा बिगाड़ तथा अन्य ज़बरदस्ती लिया हुआ जो श्रम है उसको निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। देखिए, भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दास्ता की प्रथा विद्यमान थी। उसके अंतर्गत हरिजनों, खेतीहर, श्रमिकों, स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। लेकिन जब नवीन संविधान बनाया तो उसके अंतर्गत मानवीय शोषण के जितने भी रूप थे बच्चों, उनको दंडनीय घोषित किया गया। इसी तरह से बाल श्रम का निषेध आर्टिकल 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने और खानों में या किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। देखिए बच्चों, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 25 से 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इन अनुच्छेदों में बहुत अधिक व्यापक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है और ध्यान भी रखा गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है आर्टिकल 25 में, यानी सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने और उसका अनुसरण और प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता है आर्टिकल 26 के अंतर्गत, यानी धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना और उनके पोषण का अधिकार है। धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार है। उस चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है धर्म से संबंधित, और उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का भी अधिकार है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध मानी गई है। राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी तरह से नेक्स्ट है सार्वजनिक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 और 30। देखिए, हमारे संविधान के द्वारा भारत में सभी नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। और यह भी कहा गया है कि किसी राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में जाति, धर्म, भाषा, मूल वंश या इनमें से किसी एक के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का भी अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जो थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि कोई मुझसे यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 के बारे में उन्होंने कहा कि इसको छोड़ करके मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत कर ही नहीं सकता। यानी ये आर्टिकल पूरे मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यह तो संविधान का हृदय है तथा आत्मा है। इसी तरह से भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने भी कहा कि भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण है जिसने कि प्रजातंत्रीय भवन की आधारशिला को बरकरार रखा है। तो देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है कि नागरिकों के अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं नागरिक। यानी मौलिक अधिकार जो अन्य जो प्रदान किए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में शरण ले सकता है। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित किया जा सकता है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाते हों। तो यानी ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है प्रजातंत्र की रक्षा के लिए। इसमें
कुछ लेख जारी किए गए हैं कि किस किस आधार पर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। तो इस संबंध में जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबिस कॉर्पस, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वे बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर उचित समय पर विचार कर सके और दोनों पक्षों की बात सुने और फिर निर्णय करे कि जो नज़रबंद बंदी की गई है वो वैध है या नहीं है, कहीं अवैध तो नहीं है, और यदि अवैध होती है तो फिर न्यायालय उस बंदी को मुक्त करने की आज्ञा भी देता है। तो यानी इस तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट है परमादेश, यानी यह उस समय जारी किया जाता है, लेख है ये, उस समय जारी किया जाता है जबकि कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है। तो यानी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है इसके माध्यम से। इसी तरह से प्रतिषेध है, यानी यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों तथा और जो निम्न न्यायालय हैं या अर्ध न्यायिक जो न्यायाधिकरण हैं उनको जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में वह अपने यहाँ कार्यवाही न करे। कोई भी जो मुद्दा है जो उनको ऐसा लगता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो ऊपर का जो न्यायालय है वो अपने निम्न न्यायालय को आदेश दे सकता है कि वो इसके बारे में अब कार्रवाई नहीं करें क्योंकि यह जो मामला है वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसी तरह से उत्प्रेषण लेख आता है, यानी किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया गया आदेश, जिससे कि वे अपनी शक्ति से अधिक कई अधिकारों का उपभोग न करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए प्राकृतिक न्याय को कहीं भंग न कर दे। तो इसी तरह से अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो है, यानी जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने की उसको वैधानिक रूप से शक्ति ही प्राप्त नहीं है, अधिकार ही नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि वो किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। तो यानी उसको संतोषजनक उत्तर देना पड़ता है इस के आधार पर। तो ये हैं बच्चों आपके फंडामेंटल राइट्स। लेकिन थोड़ा सा और मैं इसके आगे जाकर आपको बतलाऊंगी कि जैसे प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारे मूल अधिकार में जोड़ा गया। 86वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, तो उसके अंतर्गत आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें कि आवश्यक रूप से कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, उसके लिए बाध्य किया जाएगा। इसी तरह से सूचना का जो अधिकार है उसको भी मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया, यानी नागरिक मूल अधिकारों का व्यवहार में अधिकाधिक संभव सीमा तक उपभोग कर सकें। इस दृष्टि से उन्हें शासन से सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। अतः सूचना का जो अधिकार है उसको आवश्यक महसूस किया गया और 2005 में इस अधिकार को जनता को सौंपा गया। तो यानी इससे प्रजातंत्रीय जो व्यवस्थाएं हैं उसकी नींव और अधिक गहरी महसूस होती हमें दिखाई देती हैं। संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले मूल अधिकार था, आपको बतला दूं मैं, आपको भी मालूम है, और अब जो है वो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है। इसके पीछे उसको हटाए जाने के पीछे भी बच्चों कुछ कारण थे कि कुछ प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ ऐसी व्याख्याएं आर्थिक सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक सिद्ध हो रही थी। तो इसीलिए विशेष रूप से संपत्ति के मूल अधिकार से संबंधित जैसे भूमि सुधार कार्यक्रमों जो थे उनमें रुकावट उत्पन्न हो रही थी। तो इसीलिए ये सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया और 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 में जो हुआ था उसके आधार पर संपत्ति का अधिकार को एक मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके एक कानूनी अधिकार के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया। तो यानी ये मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं, मूल अधिकार हैं। और ये मैं आपको बार बार जो आगाह करती जा रही हूँ और बताती जा रही हूँ साथ के साथ ही कि यदि कोई ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, साधारण स्थितियों में तो व्यक्ति न्यायालय की शरण भी ले सकता है अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए, लेकिन युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थितियाँ हैं, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा संकटकाल की घोषणा भी कर दी गई है, तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति
किसी भी न्यायालय से प्रार्थना नहीं कर सकेगा। यानी संविधान के द्वारा संकट काल में नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित करने की भी व्यवस्था की गई है। तो ये बच्चों मूल अधिकार हैं जिसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम अपने जो मूल कर्तव्य हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।